नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार और पश्चिम बंगाल में 12,600 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। श्री मोदी ने दोहराया कि पूर्वी राज्यों के विकास के बिना विकसित भारत संभव नहीं। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के महाभियोग के मुद्दे पर सभी राजनीतिक दल एकमत हैं। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने देश की रचनात्मक तकनीकी उद्योग अर्थव्यवस्था को बल देने के लिए मुंबई में भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान के पहले परिसर का उद्घाटन किया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, सरकार खेलों को देश के हर गांव तक पहुंचाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। यूरोपीय संघ ने बैंकिंग, ऊर्जा और सैन्य औद्योगिक क्षेत्रों सहित रूस के खिलाफ नए प्रतिबंध पैकेज को मंजूरी दी और बैडमिंटन एशिया जूनियर मिक्स टीम चैंपियनशिप के ग्रुप डी के मुकाबले में भारत ने श्रीलंका को 110 के मुकाबले 69 से हराकर अपने अभियान की शुरुआत की। समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बिहार और पश्चिम बंगाल में 12,600 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में 5,000 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने के बाद एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि इन परियोजनाओं से क्षेत्र की संपर्क सुविधाओं में महत्वपूर्ण सुधार होगा। भारत के विकास में दुर्गापुर की बहुत बड़ी भूमिका है। थोड़ी देर पहले यहां से 5,400 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। ये सारी परियोजनाएं यहां की कनेक्टिविटी को सशक्त करेगी, यहां गैस बेस्ड ट्रांसपोर्ट, गैस बेस्ड इकोनॉमी को बल मिलेगा। आज की परियोजनाओं से इस स्टील सिटी की पहचान और मजबूत होगी। श्री मोदी ने दोहराया कि पूर्वी राज्यों के विकास के बिना विकसित भारत संभव नहीं है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पश्चिम बंगाल में वंदे भारत रेलगाड़ियां बड़ी संख्या में चल रही हैं। उन्होंने कहा कि दुर्गापुर ने देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज इंफ्रास्ट्रक्चर का लाभ पूरे बंगाल को मिल रहा है। एक अन्य कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने कहा कि पश्चिम बंगाल की भूमि प्रेरक है और राज्य में औद्योगिक विकास की व्यापक संभावनाएं हैं। पश्चिम बंगाल की विरासत की चर्चा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि देश के पहले उद्योग मंत्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी पश्चिम बंगाल से थे। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के शासन के अंतर्गत बंगाल व्यापार और विनिर्माण में अग्रणी राज्य बन सकता है। बीजेपी एक समृद्ध पश्चिम बंगाल बनाना चाहती है। बीजेपी एक विकसित पश्चिम बंगाल का निर्माण करना चाहती है। ये सारी परियोजनाएं इस सपने को साकार करने का ही हमारा नम्र प्रयास है। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में भारतीय जनता पार्टी की परिवर्तन संकल्प सभा को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने तृणमूल कांग्रेस सरकार की आलोचना की। उन्होंने कहा कि शिक्षा में भ्रष्टाचार, महिलाओं की सुरक्षा और अवैध घुसपैठ पर चिंता प्रकट करते हुए तृणमूल कांग्रेस पर वोट बैंक की राजनीति करने का आरोप लगाया। इससे पहले प्रधानमंत्री ने बिहार के मोतिहारी में 7,200 करोड़ रुपए से अधिक लागत की कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। प्रधानमंत्री ने 4 नई अमृत भारत ट्रेनों को झंडी भी दिखाई। श्री मोदी ने कहा कि पूर्वी भारत के विकास के लिए बिहार का विकास आवश्यक है। उन्होंने कहा कि केंद्र देश के युवाओं को रोजगार और नौकरियां प्रदान करने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए खर्च करेगा। हमारा संकल्प है समृद्ध बिहार, हर युवा को रोजगार। नीतीश जी की सरकार ने यहाँ लाखों युवाओं को पूरी पारदर्शिता के साथ सरकार में नियुक्ति भी दी है। नीतीश जी ने अभी बिहार के नौजवानों को रोजगार के लिए भी नए निश्चय भी लिए हैं। केंद्र सरकार कंधे से कंधा मिलाकर उनका साथ दे रही है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा पर महाभियोग के मुद्दे पर सभी राजनीतिक दल एकमत हैं।
न्यायमूर्ति वर्मा के नई दिल्ली आवास से भारी मात्रा में नकदी बरामद हुई थी। श्री रिजिजू ने एक समाचार एजेंसी को दिए साक्षात्कार में ये बात कही। उन्होंने कहा कि न्यायपालिका में भ्रष्टाचार अत्यंत संवेदनशील और गंभीर मामला है। उधर उच्च न्यायालय के वर्तमान न्यायाधीश न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा ने नकदी बरामदगी मामले में 3 सदस्यीय आंतरिक जांच समिति की रिपोर्ट को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल x@AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव तथा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आज मुंबई में भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान के पहले परिसर का उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि IICT गूगल, मेटा, माइक्रोसॉफ्ट और एप्पल जैसे वैश्विक तकनीकी दिग्गजों के साथ साझेदारी में VFX, पोस्ट प्रोडक्शन, XR, गेमिंग, एनिमेशन आदि में उद्योग आधारित उन्नत प्रशिक्षण प्रदान करेगा। उन्होंने कहा कि संस्थान का लक्ष्य AVGC XR क्षेत्रों के पेशेवरों और प्रशिक्षकों को उन्नत प्रशिक्षण प्रदान करना है। श्री वैष्णव के साथ मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की उपस्थिति में प्रसार भारती और महाराष्ट्र फिल्म रंगमंच और सांस्कृतिक विकास निगम लिमिटेड के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार खेलों को देश के हर गांव तक पहुंचाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। श्री शाह ने नई दिल्ली में 21वें विश्व पुलिस और अग्निशमन खेलों में भारतीय दल को सम्मानित करने के बाद ये बात कही। उन्होंने कहा कि विभिन्न आयु वर्ग के बच्चों का चयन कर उन्हें वैज्ञानिक तरीके से हर खेल में प्रशिक्षित किया जा रहा है। श्री शाह ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में खेलों को बहुत महत्व दिया गया है। हमारे देश में खेलों को विगत 10 साल के अंदर बहुत महत्व दिया गया है। इसके बजट में लगभग 5 गुना हमने बढ़ोतरी की है। टॉप टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम, इसके तहत हम लगभग 3000 खिलाड़ियों को आज से ही 36 की तैयारी के लिए 50,000 रुपया प्रति माह देकर उनकी ट्रेनिंग की व्यवस्था कर रहे हैं। फिट इंडिया मूवमेंट्स में से भी खिलाड़ियों को चयन करने की प्रक्रिया हमने आगे ली है और इसका परिणाम भी आया है। झारखंड उच्च न्यायालय ने राज्य में नगर निगमों के चुनाव कराने में विफलता के लिए राज्य सरकार के प्रति नाराजगी व्यक्त की है। न्यायमूर्ति आनंद सेन ने शहरी स्थानीय निकायों के चुनाव के बारे में पिछले वर्ष 4 जनवरी को दिए गए आदेश का अनुपालन न कर पाने के सिलसिले में जारी याचिका पर सुनवाई के दौरान ये नाराजगी व्यक्त की। हमारी संवाददाता ने बताया है कि न्यायालय ने अगली सुनवाई में राज्य के मुख्य सचिव को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने को कहा है। अदालत ने राज्य के रवैये की आलोचना करते हुए यह भी कहा कि सरकार खुलेआम कानून के शासन की अवहेलना कर रही है और ऐसा प्रतीत होता है कि राज्य में संवैधानिक तंत्र ध्वस्त हो गया है। यह अवमानना याचिका रांची नगर निगम की पूर्व पार्षद रोशनी खलको ने दायर की थी। झारखंड में सभी शहरी स्थानीय निकायों का कार्यकाल अप्रैल 2023 में समाप्त हो गया था। इसके तुरंत बाद चुनाव होने थे, लेकिन राज्य सरकार द्वारा नगर निकाय चुनाव कराने से पहले ओबीसी आरक्षण प्रतिशत को अंतिम रूप देने के निर्णय के बाद यह प्रक्रिया रोक दी गई थी। शिल्पी, आकाशवाणी समाचार, रांची। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के अंतर्गत अब तक 7 करोड़ 48 लाख से अधिक गणना प्रपत्र एकत्र किए जा चुके हैं। ये कुल गणना प्रपत्रों का 94.68% है। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले में आज सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 6 माओवादी मारे गए। मारे गए सभी माओवादियों के शव बरामद कर लिए गए हैं। सुरक्षा कर्मियों ने AK-47 और स्वचालित राइफल सहित भारी मात्रा में हथियार भी बरामद किए हैं। प्रसार भारती के डिजिटल प्लेटफॉर्म वेव्स OTT ने आज नई दिल्ली स्थित आकाशवाणी भवन में अपनी फीचर फिल्म डेला बेला बदलेगी कहानी का भव्य प्रीमियर आयोजित किया। इस अवसर पर प्रसार भारती के अध्यक्ष नवनीत सहगल ने कहा कि वेव्स OTT भारत का एकमात्र सार्वजनिक सेवा स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है जो विरासत को डिजिटल नवाचार के साथ जोड़ता है। वेव्स OTT दुनिया का एक अलग से OTT है जिसमें कि आपको मनोरंजन मिलेगा। देश के सभी न्यूज चैनल्स आपको मिलेंगे। इस OTT प्लेटफॉर्म पर आपको रेडियो के हमारे सारे स्टेशन मिलेंगे। इस पे ऑनलाइन शॉपिंग की भी सुविधा है और सबसे बड़ी बात है कि ये बिल्कुल फ्री है, निःशुल्क है। आप फ्री डाउनलोड कर सकते हैं, फ्री देख सकते हैं।
फिल्म के निर्देशक नीलेश जैन ने कहा कि इस कहानी को देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए वेव्स से बेहतर कोई ओटीटी प्लेटफॉर्म नहीं है। उन्होंने वेव्स ओटीटी को बदलते हिंदुस्तान की कहानी बताया। इस फिल्म की जो कहानी है वो कहानी में एक किरदार है, उस किरदार का नाम है वेव्स ओटीटी। आप सोचेंगे ये कैसे हो सकता है, क्योंकि दोनों की सोल एक है, दोनों की सोल इस सेंस में एक है कि वेव्स ओटीटी भी बदलते हिंदुस्तान की कहानी है और ये भी बदलते हिंदुस्तान की कहानी है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। यूक्रेन में रूस के संघर्ष को लेकर यूरोपीय संघ बैंकिंग, ऊर्जा और सैन्य औद्योगिक क्षेत्रों पर लक्षित 18वें प्रतिबंध पैकेज पर सहमत हो गया है। इस प्रतिबंध पैकेज में रूस के तेल और ऊर्जा उद्योग को और अधिक नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से एक नई गतिशील तेल मूल्य सीमा भी शामिल है। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन ने दावा किया कि इस प्रतिबंध से रूस की युद्ध क्षमता को नुकसान पहुंचेगा। श्रीलंका के अनुराधापुरा स्थित जय श्री महाबोधि भारत और श्रीलंका के बीच साझा आध्यात्मिक विरासत के जीवंत प्रतीक माने जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण स्थलों में से एक है। एक रिपोर्ट। बौद्ध जगत के पूजनीय स्थलों में से एक अनुराधापुरा स्थित जय श्री महाबोधि न केवल पवित्र महत्व रखता है, बल्कि ये माना जाता है कि सांस्कृतिक निरंतरता की एक जीवंत विरासत भी है। 236 ईसा पूर्व में सम्राट अशोक की पुत्री संघमित्रा थेरी बोध गया स्थित मूल बोधि वृक्ष का एक पौधा लेकर श्रीलंका पहुंची। उनके साथ भिक्षुणियां, शिल्पकार और राजकुमार बोधिगुप्त और राजकुमार सुमित्रा सहित कई राजकुमार भी थे। आज 2000 साल से भी अधिक समय बाद उनके वंशज इस कर्तव्य को पूरा कर रहे हैं। कलंचिया और मेदवचिया जैसे गांवों में बसे ये लोग इस वृक्ष से जुड़े अनुष्ठानों और परंपराओं का पालन करते हैं। इसी वर्ष अप्रैल के महीने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी श्रीलंका यात्रा के दौरान जय श्री महाबोधि में श्रद्धांजलि अर्पित की थी। पिछले सप्ताह भारत के उच्चायुक्त संतोष झा ने इन परिवारों से मुलाकात की और उन्हें भारत और श्रीलंका के स्थायी आध्यात्मिक और सांस्कृतिक संबंधों का जीवंत प्रतीक बताया। अहमद मोइन फारूकी, आकाशवाणी समाचार, कोलंबो। स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 की रैंकिंग में राजस्थान में काफी सुधार करते हुए राष्ट्रीय पटल पर अपनी छवि को मजबूत किया है। एक रिपोर्ट। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 में पहली बार राजस्थान के सभी शहरों की रैंकिंग में पिछले वर्ष की तुलना में सुधार हुआ है। किसी भी शहर की रैंकिंग पिछले वर्ष के मुकाबले नीचे नहीं हुई है। डूंगरपुर को सुपर स्वच्छता लीग श्रेणी में सम्मानित किया गया है। वहीं जयपुर नगर निगम ग्रेटर को प्रोमिसिंग स्वच्छ शहर के लिए पुरस्कृत किया गया। पहली बार राज्य के 3 नगर निकायों उदयपुर, जयपुर ग्रेटर और जयपुर हेरिटेज ने देश के शीर्ष 20 स्वच्छ शहरों में शामिल होकर प्रदेश का गौरव बढ़ाया है। 12 शहर 100 स्वच्छ शहरों में आए हैं। इसके साथ ही ओडीएफ शहरों की संख्या भी 17 से बढ़कर 38 हो गई है। जयपुर से जितेंद्र द्विवेदी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार। और अब कुछ खेल समाचार। इंडोनेशिया के सोलो में भारत ने आज बैडमिंटन एशिया जूनियर मिक्स टीम चैंपियनशिप में ग्रुप डी के मुकाबले में श्रीलंका को 110 के मुकाबले 69 से हराकर अपना अभियान शुरू किया। भारत अब अपने दूसरे ग्रुप मैच में कल संयुक्त अरब अमीरात से खेलेगा। शतरंज में ग्रैंडमास्टर अर्जुन एरिगेसी फ्री स्टाइल ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता के सेमीफाइनल में जगह बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं, लेकिन आर प्रज्ञानानंदा खिताब की दौड़ से बाहर हो गए हैं। अमेरिका के लास वेगास में 21 वर्षीय एरिगेसी ने क्वार्टर फाइनल में उज्बेकिस्तान के अब्दुसत्तोरोव नोदिरबेक को हराया। और अब बात चलते चलते मौसम की। मौसम विभाग ने कल केरल के विभिन्न भागों में भारी वर्षा की चेतावनी जारी की है। विभाग ने राजस्थान, पश्चिम मध्य प्रदेश, असम, तमिलनाडु और दक्षिण कर्नाटक में भी कल के लिए भारी वर्षा की चेतावनी जारी की है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार और पश्चिम बंगाल में 12,600 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। श्री मोदी ने दोहराया कि पूर्वी राज्यों के विकास के बिना विकसित भारत संभव नहीं। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के महाभियोग के मुद्दे पर सभी राजनीतिक दल एकमत हैं। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने देश की रचनात्मक तकनीकी उद्योग अर्थव्यवस्था को बल देने के लिए मुंबई में भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान के पहले परिसर का उद्घाटन किया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, सरकार खेलों को देश के हर गांव तक पहुंचाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। और बैडमिंटन एशिया जूनियर मिक्स टीम चैंपियनशिप के ग्रुप डी के मुकाबले में भारत ने श्रीलंका को 110 के मुकाबले 69 से हराकर अपने अभियान की शुरुआत की। इसके साथ ही
समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।